हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। और जो आज का विषय है वो है थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक एकता का सिद्धांत। तो दुर्खिम ने जो है सामाजिक एकता के सिद्धांत दिया है, और दुर्खिम ने सामाजिक एकता के सिद्धांत के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा विषय ये, और ये सबको आना भी चाहिए जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। तो इस लिहाज से कि परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। सामाजिक एकता, सोशल सॉलिडेरिटी। तो एकता से तो जो दिमाग में हमारे आता है वही है ना, एकता यानी कि जो समाज में यूनिटी बना के रखनी है, किस प्रकार से रखनी है। लेकिन दुर्खाइम के शब्दों में क्या है एकता, उन्होंने जो है क्या बताया है इसके विषय में, उसके बारे में देखते हैं। दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यानी कि जो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें जो है इन्होंने सामाजिक एकता के विषय में बताया है। ठीक है, तो इस किताब के दो भाग हैं। तो जो प्रथम भाग है किताब का, पहला भाग है, उसमें इन्होंने जो है सामाजिक एकता के बारे में बताया है। और जो दूसरा भाग है उसके अंतर्गत इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन के बारे में चर्चा की है। तो ये पहले भाग की किताब है, यानी कि सामाजिक एकता। तो दुर्खाइम का कहना है कि सामाजिक एकता के दो रूप हैं। ठीक है ना, दुर्खाइम ने जो है सामाजिक एकता के दो रूप बताए। कौन कौन से बताए? पहला यांत्रिक एकता और दूसरा सांव्यवी एकता। तो इन्होंने जो है दो भागों में सामाजिक एकता को बांट दिया, यानी कि यांत्रिक एकता में बांट दिया और दूसरा सांव्यवी एकता में बांट दिया। इन दो भिन्न प्रकार की एकता ने दो भिन्न प्रकार के समाजों को जन्म दिया। जब दो प्रकार की एकता पाई जाएंगी, कहाँ पाई जाएंगी? सोसाइटी में पाई जाएंगी। तो समाज भी जो है दो प्रकार का बन जाएगा। तो जो समाज जो है यांत्रिक एकता से संबंधित होगा उसको यांत्रिक समाज कहेंगे, और जो समाज जो है सांव्यवी एकता से संबंधित होगा उसको सांव्यवी समाज कहेंगे। यही बताया है इसमें आगे। ठीक है, दुर्खाइम द्वारा यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिक समाज तथा सांव्यवी समाज को औद्योगिक समाज कहा गया है। ठीक है, यानी कि जो ऐसा समाज जिसमें औद्योगिक समाज की विशेषताएं पाई जाएं उसको जो है सांव्यवी समाज कहा है इन्होंने, और जिसमें औद्योगिक समाज से पूर्व वाली जो विशेषताएं हैं, सरल समाज वाली विशेषताएं पाई जाएंगी, उसको जो है इन्होंने यांत्रिक समाज कहा है। आइए आगे देखते हैं। तो सामाजिक एकता के जो है दो प्रकारों पर जो है दुर्खाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के बारे में बताया, जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो पहला है यांत्रिक एकता और दूसरा जो है वो है सांव्यवी एकता। तो इनके विषय में अब हम डिटेल से जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या दुर्खाइम ने जो है बात की है। तो आइए देखते हैं यांत्रिक एकता के बारे में क्या बताया। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक एकता का पहला मुख्य स्वरूप यांत्रिक एकता है। यह वह एकता है जो आदिम, सरल तथा परंपरागत समाजों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो एकता है वो जो है सरल समाजों में, आदिम समाजों में तथा परंपरागत समाजों में पाई जाती है। ठीक है, यांत्रिक एकता को दुर्खाइम ने समानता की एकता कहा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं इनको कभी भी। समानता की एकता क्या है? यानी कि जहां चीजें समान हो, एक जैसी हो। ठीक है ना, एक जैसी से मतलब रहन सहन एक जैसा हो व्यक्तियों का, उस समाज का खान पान एक जैसा हो उस समाज का। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें जहां सिमिलर हो जाएंगी उस समाज में जो है ये वाली जो है एकता, यांत्रिक एकता पाई जाएगी। इसका तात्पर्य है कि जिस समाज में लोगों के विचारों, विश्वासों, जीवन शैली, नैतिकता तथा परिस्थितियों और भूमिका में काफी कुछ समानता होती है, यानी कि जब चीजें बहुत ज्यादा जीवन शैली मिल जाए, यानी कि रहन सहन मिल जाए, विश्वास मिल जाए, विचार मिल जाए, है ना, स्टेटस एंड रोल एक जैसा सही हो लोगों का, तो वहां पे जो है इस प्रकार की एकता, वहां सभी लोग एक जैसी सामूहिक चेतना को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं जिस पर धार्मिक नियमों, परंपरा और जनमत का प्रभाव होता है। ऐसी सामूहिक चेतना के द्वारा जिस एकता का विकास होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसी के अनुसार विचार करना और कार्य करना आवश्यक होता है। ठीक है, दुर्खाइम ने इसे यांत्रिक एकता इस कारण कहा है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एक मशीन की तरह बिना अपनी इच्छा पर ध्यान दिए कार्य करता है। ठीक है ना, मशीन की तरह बिना अपनी इच्छा पर ध्यान दिए कार्य करता है। मशीन क्यों कहा? क्योंकि
यांत्रिक एकता से ही बना है ना, यानी कि जो यांत्रिक एकता का मतलब होता है यंत्र की भांति काम करना। जैसे कि एक पेन है, ठीक है, तो पेन का क्या काम है? पेन का काम सिर्फ लिखने का ही है। पेन से हम कहीं और दूसरा कोई काम कर लें तो शायद बड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे कोई पेचकस होता है, पेच खोलने का काम करता है, उसका काम केवल पेच खोलना है, यानी कि वो एक यंत्र है। तो जहां पे इस प्रकार की चीजें होंगी, जहां चीजें यानी कि जिस एकता में या जिस समाज में लोग बाग बड़े सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें बहुत ज्यादा नयापन नहीं होगा, ठीक है, तो जहां परंपरागत रूप से जो है काम किया जाएगा, उनकी जीवन शैली में और बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पर जो है इस प्रकार की एकता पाई जाती है। इस प्रकार जो समाज जितना अधिक समरूप होता है उसमें यांत्रिक एकता उतनी ही अधिक पाई जाती है, यानी कि जितनी अधिक समानता पाई जाएगी समाज में, समरूपता पाई जाएगी, उतनी ही अधिक यांत्रिक एकता पाई जाती है इस समाज में, ठीक है। यानी कि कुछ नयापन नहीं है, यानी कि पुरानी चीजें हैं, परंपरागत चीजें हैं। तो जहां हम पुराने विचारों को, पुराने परंपराओं को, पुरानी रीति रिवाजों को जहां पे हम लोग देखते हैं ना, वहां पे इसी प्रकार की जो एकता है, इसी प्रकार की जो है समाज पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सावयवी एकता। दुर्खिम से पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संरचना तथा प्राणी के सावयव के बीच अनेक समानताओं का उल्लेख किया। यह हमने हर्बर्ट स्पेंसर वाली उसमें पढ़ा है थोड़ा बहुत, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद है तो वो जाके दोबारा से पढ़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह शरीर का निर्माण अनेक अंगों से होता है, उसी तरह समाज के निर्माण में भी अनेक इकाइयों का योगदान होता है। जैसे कि पूरी की पूरी हमारी बॉडी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि उसके भी बहुत सारे अंग होते हैं ना, हाथ, पैर, मुंह, आंख, कान, गला, तो ये सारे के सारे जो है मानव शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार से समाज का भी निर्माण जो है बहुत सारे अंगों से होता है। समाज के निर्माण में भी अनेक इकाइयों का जो है योगदान होता है, जैसे समिति, संस्था, समुदाय, रीति रिवाज, परंपराएं, विवाह, परिवार, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी इकाइयां हैं जिनके द्वारा समाज का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से भिन्न भिन्न कार्य करने के बाद भी एक दूसरे से संबंधित हैं। ध्यान से सुनना, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से भिन्न भिन्न कार्य करने के बाद भी एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां भी अलग अलग प्रकार करने के बाद भी एक दूसरे की पूरक होती हैं। ठीक है। अब कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसे कि हमारा हाथ है, ये अलग प्रकार से काम करेगा, पैर हमारा अलग प्रकार से काम करेगा, नाक हमारी अलग प्रकार से काम करेगी, मुंह हमारा अलग प्रकार से काम करेगा। तो सबके काम तो अलग अलग है ना, विभिन्नताएं हैं यहाँ। कोई भी एक जैसा काम नहीं कर सकता, हाथ पैर का काम नहीं कर सकता, पैर हाथ का काम नहीं कर सकता। तो जहां पे विभिन्नताएं पाई जाएंगी, ठीक है, जहां पर कि लेकिन विभिन्नता होने के बावजूद भी पूरी की पूरी बॉडी एक होती है। कोई हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही है, मुंह अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है। तो लेकिन सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी जो है वो है तो एक ही ना। पूरे का पूरा जो शरीर है उसमें जो एकता बनी हुई है। हम भले ही पूरे के पूरे मानव शरीर से जो है अलग अलग प्रकार के काम लें, अलग अलग प्रकार से काम करें, लेकिन पूरी की पूरी जो हमारी इकाई है, पूरे का पूरा जो हमारा वो है, वो तो पूरे का पूरा मानव शरीर ही है ना। तो इसी प्रकार से समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। समिति अलग काम करेगी, संस्था अलग कार्य करेगी, परिवार का अपना कार्य है, विवाह का अपना अलग कार्य है, समिति, समुदाय, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, विश्वास आदि जो भी हैं ये सारे की सारी अपना अपना अलग अलग कार्य करेंगी, ठीक है। लेकिन है तो समाज के ही ना अंग। इन सभी से मिलकर तो पूरी की पूरी जो है समाज का निर्माण होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अलग अलग कार्य करने के पश्चात भी, भिन्न भिन्न कार्य करने के पश्चात भी हमारी जो इकाई है वो पूरी की पूरी एक ही रहती है, ये समझाने का प्रयास किया है। यह एक ऐसी एकता है जिसे सावयवी एकता कहा जा सकता है। यानी कि जब भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य होंगे, अलग अलग प्रकार की इकाइयां होंगी, अलग अलग प्रकार के कार्य होंगे, जब बहुत सारी विभिन्नताएं भरे कार्य होंगे, यानी कि एक जैसे कार्य नहीं होने हैं यहाँ, या यंत्र की भांति काम नहीं करना है। पेचकस है तो पेचकस का काम खोलना ही नहीं है, यहाँ और भी बहुत सारे औजार हैं। अगर पेचकस नहीं काम कर रहा तो किसी और से भी खोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जहाँ पे बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिले, जहाँ विभिन्नताएं हों,
एक से अधिक चीजें हों, वहां पे जो है इस प्रकार की एकता पाई जाती है, जिसको कि हम सांवयवी एकता कहते हैं। ठीक है, सांवयवी संरचना तथा सांवयवी एकता की दशा केवल आधुनिक समाजों की विशेषता है। यानी जब हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है, आधुनिक समाज की बात करेंगे, तब इस प्रकार की एकता की बात करेंगे। और जब हम परंपरागत समाज की बात करेंगे, तब हम यांत्रिक एकता की बात करेंगे, यांत्रिक समाज की बात करेंगे। तो अब जो है हम सांवयवी एकता पढ़ रहे हैं, तो हमें जो है आधुनिक समाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आधुनिक जो समाज होता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति एक जैसा कार्य नहीं करता है। वहां पे सबके कार्य जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बड़े बड़े शहरों में जा करके देखोगे तो कोई भी जो है एक जैसा काम नहीं करेगा, वहां सबके काम जो है अलग अलग बटे हुए हैं। तो जहां इस प्रकार की एकता हो, जहां भिन्नताएं देखने को मिले हमें और समाज का जो है एक अलग प्रकार का रूप देखने को मिले, तो उसको जो है हम सांवयवी एकता कह सकते हैं। सांवयवी संरचना तथा सांवयवी एकता की दशा केवल आधुनिक समाजों की विशेषता है, ठीक है, जिनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन पाया जाता है और विशेषीकरण पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब समझ गए, यानी कि श्रम का विभाजन, यानी कि जो काम है, कोई भी काम जो है बहुत सारे लोगों में बटा हुआ है, हर कोई जो है अपना अपना काम करने में माहिर है। और जब कोई भी व्यक्ति एक काम को बहुत दिनों तक करता रहता है, तो वो जो उसका स्पेशलाइज्ड हो जाता है, विशेषीकरण जो है उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई बढ़ई है, बढ़ई का काम क्या है, लकड़ी के सामान बनाने का, कुर्सी मेज वगैरह वगैरह बनाने का होता है। और जब वो उसी काम को करता रहता है, तो क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस काम को करने में। तो आधुनिक समाज की विशेषता क्या है, श्रम विभाजन पाया जाएगा, और श्रम विभाजन के साथ साथ जो है स्पेशलाइजेशन पाया जाता है काम में। अगर कोई बार्बर है, बाल काटने का काम करता है, तो वो स्पेशलाइज्ड है उस काम में। हम जो है टेलर से बाल नहीं कटवा सकते हैं। क्यों नहीं कटवा सकते हैं? क्योंकि वो तो कपड़े सिलने का काम करेगा ना, कैंची है उसके पास भी, लेकिन कैंची से वो बाल नहीं काटता, वो केवल कपड़े काटने का काम करेगा उससे। ठीक है, तो वो कपड़े सिलने में स्पेशलाइज्ड है, वो बाल काटने में स्पेशलाइज्ड है। बढ़ई जो है, कारपेंटर जो है, वो अपने लकड़ी के काम जो है उसमें करने में एक्सपर्ट है, कुर्सी मेज बनाने में एक्सपर्ट है। तो यह है आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं, ये सांवयवी एकता की विशेषताएं हैं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, ठीक है ना, के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न कार्य करने के बाद भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, निर्भर तो रहना ही पड़ेगा। अगर हमारे बाल बड़े हो गए तो हम खुद से थोड़ी ना काट लेंगे, निर्भर रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर हमें कपड़े सिलवाने हैं तो हम खुद तो नहीं सिल सकते, टेलर के पास जाना ही पड़ेगा। तो निर्भर रहेंगे। बहुत सारे काम अलग अलग भी हैं, लेकिन हमारी उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है, निर्भरता है। ठीक है, तुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाजों में जैसे जैसे कार्यों की विभिन्नता, विशेषीकरण और तथा व्यक्तिवाद में वृद्धि होने लगती है, उनकी संरचना सांवयवी रूप ग्रहण करने लगती है। ठीक है, या करने लगी, जो भी है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है सांवयवी एकता का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है सांवयवी एकता बढ़ेगी। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता के इन दो स्वरूपों या अवस्थाओं, यांत्रिक तथा सांवयवी, की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें से प्रत्येक अवस्था में एक विशेष प्रकार की वैधानिक व्यवस्था पाई जाती है। यानी कि जब दो प्रकार के समाज हैं, ठीक है, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए तो नियम कानून कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। तो उसी वैधानिक व्यवस्था को की यहाँ पर बात की गई है कि जिस प्रकार के जैसे समाज होते हैं, उसी प्रकार के वहां पर जो है वैधानिक व्यवस्था भी जो है बनाई जाती है। यांत्रिक एकता की अवस्था में समाज में दमनकारी कानून का प्रचलन होता है, यानी कि ये कानून है, दमनकारी कानून पाया जाता है किसमें? यांत्रिक समाज में। जबकि सांवयवी समाज में जो है प्रतिकारी कानून पाया जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून और सांवयवी समाज में प्रतिकारी कानून, ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम इन दोनों कानून के विषय में पढ़ेंगे, ये क्या क्या होते हैं। आइए, दमनकारी कानून। दुर्खिम ने दमनकारी कानूनों और यांत्रिक एकता के पारस्परिक संबंध को विस्तार से स्पष्ट किया है। दमनकारी कानूनों का उद्देश्य अपराधी का सुधार करना या उसे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना नहीं होता, बल्कि कठोर दंड देकर उसे इस तरह प्रतिशोध लेना होता है
जिससे समूह के दूसरे लोगों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट किया जा सके। ठीक है ना। अगर यहाँ पे किसी ने दमन, ये जो यांत्रिक समाज में अगर कोई नियम तोड़ता है या कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसका मतलब उसको जो है छोड़ना नहीं होता है, बल्कि उसको इस तरह से उसको जो है दंड देना है कि जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी का समाज है, वो भी ध्यान रखे। ठीक है। जैसे कि पंचायत में 5 लोगों के द्वारा किसी को जो है दंड सुनाया जाता है कि इसका हुक्का पानी बंद, आज के बाद ये मोहल्ले में दिखाई नहीं देगा, और इससे जो है गांव के जो लोग हैं वो कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ये कठोर कानून है। इस प्रकार का कानून, जब कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करेगा तो कैसे रहेगा गांव में। ठीक है ना। तो इस प्रकार का कानून कि जो है उनकी भावनात्मक दृष्टिकोण से लोगों को एक सबक मिले और जो व्यक्ति है वो अपराध या कोई भी कानून तोड़ने का काम ना करे। ठीक है ना। जिससे समूह के दूसरे लोगों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट किया जा सके। इन कानूनों का कार्य प्रत्येक दशा में समाज की नैतिकता को बनाए रखना होता है। दमनकारी कानूनों में समूह की इच्छा या स्वीकृति का समावेश होता है, यानी कि जो समूह की इच्छा होती है, यानी कि पूरे के पूरे समाज की इच्छा होती है कि जब पंचायत या कोई भी परंपरागत समाज में जब हम किसी को भी दंड देने का कार्य करते हैं तो उसमें पूरे का पूरा समूह या पूरे का पूरा समाज जो है उसमें इच्छा होती है उसकी कि जो इसको जो है इसी प्रकार का कानून जो है यानी कि दंड जो है इसको मिलना चाहिए। इस कारण जो व्यक्ति समूह की इच्छा या सामाजिक एकता के उल्लंघन के रूप में अपराध करता है उसका कठोरता के साथ दमन कर दिया जाता है। दमनकारी कानून का मतलब यही है कि व्यक्ति का जो है इस प्रकार से दमन करो कि जो है जो और व्यक्ति हैं, अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी हैं, वो भी जो हैं उस प्रकार का अपराध ना करें, सबक लें उससे। इसका उद्देश्य अपराध की इच्छा को कठोरता से दबाना तथा अपराध के प्रति समूह के विरोध को संतुष्ट करना होता है। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे रेस्टिट्यूटिव लॉ, प्रतिकारी कानून। तो ये जो है ये वाला जो कानून है ये सांव्यवी एकता में पाया जाएगा, सांव्यवी समाज में पाया जाता है। ठीक है। तो दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि सांव्यवी एकता की दिशा में सामूहिक इच्छा की तुलना में व्यक्तिगत इच्छाओं का महत्व अधिक होता है। यानी कि सामूहिक इच्छाओं की जगह उसमें तो सामूहिक इच्छा पर ध्यान दिया है यांत्रिक एकता में, लेकिन इसमें जो है व्यक्तिगत इच्छा कि समूह की इच्छा के अलावा भी अगर हम देखें तो व्यक्ति की भी तो कुछ इच्छा होती है कि नहीं। तो व्यक्ति की इच्छाओं को महत्व दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अपराध को सामाजिक जीवन के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य ना मानकर उसे व्यक्ति के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य समझा जाना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई अपराध हुआ तो वो समाज के विरुद्ध नहीं, भाई व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको व्यक्ति के विरुद्ध मानो ना, पूरे समाज का क्या दोष है उसमें। ठीक है ना। अगर मैंने कोई अपराध किया तो सजा सिर्फ मुझे मिले और उससे जो है सोसाइटी को कम से कम नुकसान हो ही ना नुकसान। ठीक है ना। सपोज करो कि अगर मेरी कार का किसी कार से एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो क्या दंड मिलना चाहिए? जिसकी गलती है, भाई जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उतना मुझसे पैसा ले लो, 1000-2000 जो भी तुम्हारा टूट फूट हुई है वो अपने सही करा लेना, बात खत्म हो गई, है ना। तो यही इस प्रकार का जो कानून होता है, प्रतिकारी कानून, इसी प्रकार का कानून होता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई नुकसान कर दिया तुम्हारा तो व्यक्तिगत है ना वो, तो उस व्यक्ति से ले लो उतना, तुम्हारा नुकसान भरपाई पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार का कानून होता है प्रतिकारी कानून, सरल सिंपल, आधुनिक समाज में पाया जाता है ये। ठीक है कि नहीं। जिनके द्वारा अपराध के कारण व्यक्ति को होने वाली क्षति को पूरा किया जा सके, यानी कि कोई क्षति हो गई है ना, इसको क्षतिपूरक कानून भी कहते हैं। अगर तो तुम्हारी कोई क्षति हो गई, तुम्हारी कार टूट गई, तुम्हारी बाइक टूट गई, तो तुम उसका हर्जाना ले लो, बात खत्म हो गई, यही कानून है। ठीक है। इन कानूनों को समूह के सदस्य लागू नहीं करते, कोई पंचायत नहीं इसको लागू करती है, बल्कि इन्हें औपचारिक संस्थाओं जैसे न्यायालय, पंच, पुलिस तथा प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रकार सावयवी एकता की दिशा में सामाजिक नियंत्रण का रूप
यांत्रिक एकता से भिन्न है, यानी कि दोनों के दोनों समाज जो है अलग हैं, उनके नियम थोड़े से अलग हैं, इनके नियम थोड़े से अलग हैं, है ना। वहाँ सरल प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है यांत्रिक समाज में, और सावयवी समाज में जो है थोड़ी सी आधुनिक प्रकार की व्यवस्था है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट।